दुनिया के वो 5 विद्रोही समूह जो सेना से भी लड़ गए, जिन्होंने सरकार की नाक में दम कर दिया। पूरी रिपोर्ट में देखिए वो 5 विद्रोही समूह आखिर कौन हैं। 13 फरवरी 2022 को तमिल राष्ट्रवादी नेता पाझा नेदुमारन ने दावा किया था कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE के नेता वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण जिंदा है। वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण वही शख्स हैं जिसने पूरे श्रीलंका में तहलका मचाने वाले उग्रवादी संगठन लिट्टे की शुरुआत की थी। इसके अलावा उस पर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के साजिश का भी आरोप है। श्रीलंका सरकार ने लिट्टे नेता वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण की मौत की घोषणा 18 मई 2009 को यानी 14 साल पहले ही कर दी थी। अब एक बार फिर उसके जिंदा होने की खबर ने सबको चौंका रखा है। इस दावे पर श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने तमिल राष्ट्रवादी नेता पाझा नेदुमारन के दावे को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि लिट्टे प्रमुख मारा गया था और यह बात DNA टेस्ट में भी साबित हो चुकी है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर लिट्टे क्या है और दुनिया का वो कौन सा समूह या संगठन है जिसने सेना और सरकार की नाक में दम कर दिया था। इनमें से कुछ ने तो बाद में वहां पर सत्ता भी हासिल कर ली। देखिए पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण। वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण एक श्रीलंकाई तमिल गोरिल्ला और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE के संस्थापक था। लिट्टे को आतंकी संगठन कहा जाता है। लिट्टे ने श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में एक स्वतंत्र तमिल राज्य बनाने की मांग की थी। लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने लगभग 3 दशक तक अपनी दहशत से लोगों को डरा कर रखा था और इसके बाद श्रीलंका सरकार और सेना ने 2009 में लिट्टे चीफ प्रभाकरण को मौत के घाट उतार दिया था। प्रभाकरण भगत सिंह और आजाद हिंद फौज बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस 2 भारतीयों को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। प्रभाकरण की मौत को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं। किसी में कहा गया है कि प्रभाकरण ने सैनिकों के बीच घिरे रहकर खुद को गोली मार ली थी और कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वह सैनिकों की गोली का शिकार हुआ था। प्रभाकरण पर पूर्व PM राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। इसके अलावा वो श्रीलंका के एक और राष्ट्रपति की हत्या का प्रयास, सैकड़ों राजनीतिक हत्याओं और 2500 आत्मघाती हमलों का जिम्मेदार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब प्रभाकरण भारत श्रीलंका समझौते को एक मौका देने के लिए तैयार हो गया तो राजीव गांधी काफी खुश हुए थे। प्रभाकरण के घर से निकलते समय उन्होंने राजीव गांधी से बुलेट प्रूफ जैकेट लाने को कहा और उन्होंने प्रभाकरण को दी ताकि वो किसी भी तरह के हमले से बच सके। कहा जाता है कि राजीव गांधी ने उनकी जुबान पर भरोसा कर लिया था और बदले में प्रभाकरण ने उनकी ही हत्या की साजिश रच डाली। लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम एक अलगाववादी संगठन है जो पूर्व में उत्तरी श्रीलंका में मौजूद था। इसकी स्थापना मई 1976 में प्रभाकरण द्वारा की गई थी। वह एक स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना करना चाहते थे और अपनी मांग को लेकर धीरे धीरे लिट्टे का आंदोलन उग्र और हिंसक होता रहा। एक दशक के अंदर प्रभाकरण ने लिट्टे को मामूली हथियारों के 50 से कम लोगों के समूह से 10,000 लोगों के प्रशिक्षित संगठन में बदल दिया था जो एक देश की सेना तक टक्कर दे सकता था। साल 1983 में इस संगठन के लोगों ने जाफना में 13 श्रीलंकाई सैनिकों की हत्या कर दी, जिसके कारण हिंसा भड़क उठी। लिट्टे और श्रीलंकाई सेना के बीच टकराव हुआ। नतीजन श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया। पुष्पकमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, लेकिन उनके शुरुआती दिनों की बात करें तो उनका झुकाव वामपंथी दलों की तरफ बढ़ गया और उन्होंने साल 1981 में नेपाल की एक अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की। 1989 में वो पार्टी के नेता बन गए। प्रचंड साल लोकतंत्र की बहाली के बाद साल 1990 में नेपाल में 13 साल अंडरग्राउंड रहे थे। कहा जाता है कि 13 साल तक अंडरग्राउंड रहने वाले प्रचंड के नेतृत्व में 10 साल का सशस्त्र संघर्ष चलाया गया और यह संघर्ष ही नेपाल में राजनीति की परिवर्तन का एक बड़ा कारण रहा। माओवादी इस संगठन को एक जनयुद्ध के रूप में देखते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र के सबसे पुराना और सबसे बड़ा इस्लामी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड है। इस संगठन की स्थापना 1928 में हसन अल बन्ना ने की थी और इसे इख्वान अल मुस्लिमीन के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन की स्थापना के बाद से ही पूरे संसार में इस्लामी आंदोलन को काफ़ी प्रभावित किया था
और इसके सदस्य मध्य पूर्व के कई देशों में हैं। इस आंदोलन की शुरुआत इस्लाम, नैतिक मूल्यों और अच्छे कामों का प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया था, लेकिन आगे चलकर मुस्लिम ब्रदरहुड राजनीति में शामिल हो गया। मुस्लिम ब्रदरहुड ने खास तौर पर मिस्र को ब्रिटेन के औपनिवेशिक नियंत्रण से मुक्ति के अलावा बढ़ते पश्चिमी प्रभाव से निजात दिलाने का भी काम किया। हालांकि मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड को अवैध करार दिया जा चुका है, लेकिन कई सालों से ये सत्ता पर काबिज रहे। इस संगठन ने ही राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को सत्ता से बेदखल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फरवरी 2011 में जन आंदोलन के कारण होस्नी मुबारक को सत्ता से हटाना पड़ा था। ब्रदरहुड हमेशा से कहता आया है कि वह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन करता है और उसके इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है देश की शासन इस्लामी कानून यानी शरिया के आधार पर चलाया जाए। हुती विद्रोही। हुतियों का उदय 1980 के दशक में हुआ था। हुती विद्रोही उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाई विचारधारा के विस्तार का विरोध करता है। जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार बनी तो शियाओं के दमन की कई घटनाएं सामने आईं। हुतियों का मानना है कि सालेह की आर्थिक नीतियों की वजह से उत्तरी यमन में असमानता बढ़ी है। हुतियों ने साल 2000 के दशक में अपनी सेना बना ली और एक रिपोर्ट के अनुसार 2004 से 2010 के बीच हुती विद्रोही ने सालेह की सेना से 6 बार युद्ध किया था। तालिबान का उभार 90 के दशक की शुरुआत में हुआ, जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहे थे। कहा जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उभरा। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार भी किया जाता था। इसके बाद सऊदी अरब ने इसे फंडिंग की। धीरे धीरे तालिबानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फैले पुश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थापना के वादे के साथ शरिया कानून के कट्टरपंथी संस्करण को लागू करने का वादा करने लगे थे। तालिबान ने सितंबर 1995 में ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा किया, जिसके एक साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमाया। साल 2001 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि इस समूह ने हर बीते साल के साथ खुद को मजबूत किया और साल 2022 में इसने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।